अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे आर्थ्रोग्राफी की इम्पोर्टेंट इंडिकेशन। ठीक है, बट इंडिकेशन से पहले मैं ये बता दूं कि जो आर्थ्रोग्राफी है ना, आजकल हमारे पास कन्वेंशनल आर्थ्रोग्राफी एक्सक्लूड हो गई है। उसकी जगह हमारे पास एमआर आर्थ्रोग्राफी या सीटी आर्थ्रोग्राफी हम मोस्टली जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट इंडिकेशन में अगर फर्स्ट नंबर हम बात करें तो हमारे पास आता है इंट्रा आर्टिकुलर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़। ठीक है, एबनॉर्मेलिटीज़। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले तो समझ लें कि इंट्रा आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं। वो स्ट्रक्चर जो इनसाइड द जॉइंट स्पेस होती है, जैसे आपके पास कार्टिलेज हो गया, ठीक है, लिगामेंट्स हो गए, या लेब्रम हो गया, ठीक है, या मिनिस्काई हो गया, ठीक है, लूज बॉडीज़ भी आ सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, स्ट्रक्चर्स आपके पास एंटीरियर टू द जॉइंट होती है। सही है, तो ये इंट्रा आर्टिकुलर स्ट्रक्चर। अब इनमें कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए तो हम क्या करते हैं, सीटी और एमआर आर्थ्रोग्राफी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इनका जो इनकी कॉमन एबनॉर्मेलिटी जो है ना, वो है लेब्रल टेयर। इसमें लेब्रल टेयर हो सकता है। ठीक है, अब सबसे पहले तो समझ ले लेब्रम हमारे पास क्या होता है। लेब्रम टाइप ऑफ कार्टिलेज है जो आपके पास प्रेजेंट होता है इनसाइड द जॉइंट। ठीक है, इनसाइड जॉइंट प्रेजेंट होता है। ये सर्कुलर शेप होता है और ये क्या करता है, प्रोवाइड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है जॉइंट को, एंड मल्टी एक्सियल मूवमेंट, कि वो हर डायरेक्शन में जो है ना मूवमेंट जो है वो करे। ठीक है, तो मल्टी एक्सियल मूवमेंट अगर आप देखें तो आपके पास हिप जॉइंट में होती है एंड शोल्डर जॉइंट में जो है परफॉर्म होती है। ठीक है, जो आपके पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। अगर आप हिप जॉइंट को देखें तो आप कहते हैं कि यहाँ पे आपके पास एसेटिबुलर कैविटी होती है। ठीक है, और अगर शोल्डर जॉइंट को देखें तो यहाँ पे ग्लिनॉइड कैविटी होती है। तो ये जो लेब्रम होता है ये यहाँ पे सर्कुलर शेप में, सेमी सर्कुलर शेप होता है, असल में इसका सेमी सर्कुलर शेप होता है। ये सेमी सर्कुलर शेप में यहाँ पे अरेंज हुआ होता है। यहाँ पे हेड ऑफ द फीमर होता है और ये जो है ना यहाँ पे स्टेबिलिटी और मल्टी एक्सियल मूवमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इस तरह शोल्डर में हमारे पास हेड ऑफ द ह्यूमरस होता है। यहाँ पे सेमी सर्कुलर शेप में क्या होता है, लेब्रम प्रेजेंट होता है। अब इस लेब्रम की अगर हमारे पास टेयर हो जाती है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लेब्रल टेयर कहते हैं। इसको एक और नाम भी कहते हैं, स्लेप टेयर। ठीक है, स्लेप टेयर का नाम भी अपने पास याद रखिए। स्लेप टेयर का वर्ड अगर आ गया तो ये आपके पास है लेब्रल टेयर। मोस्टली ये हमारे पास हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये एबनॉर्मेलिटी। सेकंड नंबर पे अगर आप इंट्रा आर्टिकुलर एबनॉर्मेलिटीज़ की बात करें ना, तो जो आपका बाइसेप मसल होता है ना, बाइसेप मसल, उनके हमारे पास दो हेड्स होती हैं। ठीक है, एक लॉन्ग हेड होता है, एक आपके पास शॉर्ट हेड होता है। ठीक है, तो जब ये लॉन्ग हेड एंकोर हो जाए, पस जाए बिटवीन द बोन्स या इनटू द लेब्रम, ठीक है, इसी लेब्रम में आपके पास क्या हो जाए, ये जो लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप मसल है ना, अपर लिम्ब में जो है आपके पास ह्यूमरस के साथ, जब वो यहाँ पे पस जाए बिटवीन द ह्यूमरल हेड एंड ग्लिनाइड कैविटी, जो लेब्रम है यहाँ पे पस जाए, एंकोर हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन के लिए जो है हम इंट्रा आर्टिकुलर स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी को कंसिडर करते हैं एंड जो आर्थ्रोग्राफी है परफॉर्म करते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर इम्पोर्टेंट जो एबनॉर्मेलिटी है ना आपके पास, वो है ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस के कंडीशन में, ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस डिजीजेस के कंडीशन में, या इसको हम सिंपली डिसिकेंस कहते हैं, डिसऑर्डर्स। ठीक है, ये ऐसे डिसऑर्डर्स होती हैं जिनमें क्रैक्स आ जाती हैं। ठीक है, क्रैक्स आ जाती हैं इन कार्टिलेज में। अब क्रैक्स आ गई हैं, या तो कार्टिलेज में आएंगी या सब कॉन्ड्रल बोन में। अब सब कॉन्ड्रल बोन आपके पास कौन सी बोन्स होती हैं, एक आपके पास नॉर्मल, जब हम कहते हैं कि ये फॉर एग्जांपल ह्यूमरल शाफ्ट है, ठीक है, ये आपके पास है ह्यूमरल हेड, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ग्लिनॉइड कैविटी होती है या जॉइंट होता है। ठीक है, तो आपके पास ये वाला एरिया जो है, ये सब कॉन्ड्रल बोन जो आपके पास जॉइंट के साथ इन्वॉल्व होता है, उसको हम सब कॉन्ड्रल बोन कहते हैं। जब इनमें क्रैक्स आ जाएं तो स्वेलिंग क्रिएट होती है या मूवमेंट डिस्टर्ब होती है। ठीक है, मूवमेंट क्या होती है, डिस्टर्ब होती है। तो उस वजह से हमारे पास क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द कार्टिलेज या सब कॉन्ड्रल बोन डेवलप होता है। इसको हम ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस कंडीशन, ऑस्टियो का मतलब असल में होता है बोन और कॉन्ड्राइटिस का मतलब है कार्टिलेज। ठीक है,
है। तो और आइटस का मतलब हम जानते हैं कि इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। तो इन तीनों कंडीशंस को हम कंसिडर करते हैं इंट्रा आर्टिकुलर स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटीज़, और इसके लिए हम आर्थ्रोग्राफी परफॉर्म करते हैं। ये आपका इंडिकेशन नंबर 1 हो गया। सेकंड, अगर आपके पास इंजरीज हो जाए, ठीक है, इंजरीज में अगर आपके पास कैप्सूल को हो जाए, ठीक है, लिगामेंट को हो जाए, ठीक है, टेंडन को हो जाए, तो इसके लिए आप क्या करते हो, आर्थ्रोग्राफी परफॉर्म करते हो। आर्थ्रोग्राफी के ज़रिए आप एग्जैक्ट लोकेशन, अगर इसकी जो है डिस्प्लेसमेंट हो गई है तो आप उस डिस्प्लेसमेंट की एग्जैक्ट लोकेशन चेक करते हो। एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट है, पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, उनका शेप चेक करते हो, इनके दरमियान जो है जॉइंट गैप चेक करते हो, टाइप ऑफ जो है डिस्प्लेसमेंट चेक करते हो, कौन सी डिस्प्लेसमेंट हुई है, कौन से लिगामेंट, कौन से टेंडन की हुई है। एक्सटेंट ऑफ इंजरी चेक करते हो, इंजरी तो हुई है लेकिन किस हद तक हुई है, ठीक है। आप उसके बाद टोन एजेस को चेक करते हो कि जिन एजेस में फॉर एग्जांपल एक लिगामेंट है, उनकी एजेस जो है वो पट गई हैं, टोन हो गई है, तो आप उन एजेस की एक्सटेंट को चेक करते हो कितनी हद तक वो एजेस टोन हो चुकी हैं हमारे पास, ठीक है। तो इन सारी इंफॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, सीटी और एमआरआई आर्थ्रोग्राफी पे जाते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर आप लूज बॉडीज़ के लिए करते हो। सबसे पहले अपने पास नोट कर ले, लूज बॉडीज जो आपके पास होती हैं ना, ये स्मॉल फ्रेगमेंट्स होती हैं, स्मॉल फ्रेगमेंट्स होती हैं जो आपके पास बोन से या कार्टिलेज से जो है बनी हुई होती है, या उनके जो स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स होती हैं वो फ्लोटिंग करती हैं इनटू द जॉइंट, उनको हम लूज बॉडीज़ कहते हैं। मोस्टली ये लूज बॉडीज़ हमारे पास सॉलिटरी भी हो सकती है, सॉलिटरी मीन कि हमारे पास सिंगल हो सकती है, ठीक है, अगर आप शेप की बात करें, और मल्टीपल भी हो सकती है। अगर इनकी अपीयरेंस की बात करें ना, तो ये रेडियो लूसेंट भी हो सकती है, ब्लैक कलर, ठीक है, और रेडियो ओपेक मीन कि हमारे पास जो है ये वाइट कलर भी जो है अपीयर हो सकती है ऑन द रेडियोग्राफ। बट ये हमारे पास किस पर डिपेंड कर रही है, ये डिपेंड कर रही है ऑन द प्रोसीजर, हम कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। ये जो लूज बॉडीज़ है ना, ये लूज बॉडीज़ आपके पास आर्टिकुलर स्टेटस को डिस्टर्ब करती है, ठीक है, स्टेटस को क्या करती है, डिस्टर्ब करती है। अब इसको कैसे डायग्नोस करते हैं, अगर हम सीटी आर्थ्रोग्राफी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सीटी आर्थ्रोग्राफी परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें हम डाइल्यूट कॉन्ट्रास्ट मीडिया देंगे, और उसके ज़रिए जो आपके पास लूज बॉडीज़ होती है ना, वो रेडियोलूसेंट जो है ना, रेडियोलूसेंट जो है अपेयर हो जाती है। अगर हम सीटी आर्थ्रोग्राफी कर रहे हैं, ठीक है, सीटी आर्थ्रोग्राफी कर रहे हैं, लेकिन वो हम डबल कॉन्ट्रास्ट के ज़रिए कर रहे हैं, डबल कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो लूज बॉडीज़ होती है ना, वो रेडियो ओपेक नज़र आएंगी, ठीक है, रेडियो ओपेक जो है आपके पास ये डेवलप जो अपीयरेंस है वो डेवलप होंगी, ठीक है। फोर्थ नंबर पे जो इम्पोर्टेंट इंडिकेशन है ना, वो है पैरा आर्टिकुलर एबनॉर्मेलिटीज़, ठीक है, एबनॉर्मेलिटीज़। अब पैरा आर्टिकुलर जो एबनॉर्मेलिटीज़ है, उनमें आपके पास डिफरेंट चीज़ें आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कहो तो आपके पास आ सकती है फर्स्ट नंबर साइनोवियल सिस्ट, ठीक है, साइनोवियल सिस्ट, ठीक है। सिस्ट हम कहते हैं किसी भी फ्लूइड फिल्ड सैक को, ठीक है। अगर हमारे पास साइनोवियम या जो जॉइंट होता है उनमें सिस्ट बन जाए, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा आर्थ्रोग्राफी या सीटी आर्थ्रोग्राफी परफॉर्म करते हैं। उनके बाद अगर आपके पास गेंगलिया की फॉर्मेशन हो जाए, गेंगलिया भी फ्लूइड फिल्ड सिस्ट है, बट ये हमारे पास जो है वो सुपरफिशियल जो है वो क्रिएट होती है। इसके लिए हम कहते हैं कि स्पॉन्जी लंप अंडर स्किन, ठीक है, स्किन के ऊपर हमारे पास क्या होती है, स्किन के नीचे जो है गेंगलिया अपेयर होती है, ठीक है। और तीसरा हमारे पास कोई लीजन्स भी हो सकते हैं, लीजन्स इन द बोन के मतलब अगर हमारे पास कोई इंजरी हुई है, ठीक है, या कार्टिलेज टेयर हो गया है, ठीक है, कार्टिलेज टेयर हो गया है, इसको हम क्या कहते हैं, लीजन्स कहते हैं, ठीक है। तो इन तीनों कंडीशन को हम कंसिडर करते हैं पैरा आर्टिकुलर एबनॉर्मेलिटीज़, और इनके लिए हम एमआर आर्थ्रोग्राफी या सीटी आर्थ्रोग्राफी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। मोस्टली हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि फॉर एग्जांपल ये आपका जॉइंट है ना, तो यहाँ पे अपेयर हो गई है, लेकिन ये अपना सोर्स चेंज करती है, सोर्स तो जॉइंट है आपका, ठीक है, यहाँ से ये डेवलप होंगी, लेकिन उसके बाद ये अपनी जगह जो है वो चेंज करती हैं। उनमें एक एग्जांपल हमारे पास है पॉप्लीटियल
सिस्ट, पोप्लीटियल सिस्ट को हम बैकर सिस्ट भी कहते हैं, याद रखनी है ये बात, ठीक है। ये पोप्लीटियल फोसा में हमारे पास एक सिस्ट प्रेजेंट होती है जो अपना जो है वो सोर्स चेंज करके दूसरी जगह जाती है, ठीक है। इलियोसोस बर्सा जो आपके पास, अगर बर्साइटिस इसकी हो जाए, ठीक है। बर्साइटिस का मतलब क्या है, अगर हमारे पास जो है इन्फ्लेमेशन ऑफ द बर्सा हो जाए, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द बर्सा हो जाए। ये बर्सा कहाँ पे प्रेजेंट होगा, इलियोसोस बर्सा बिटवीन द इलियोसोस मसल एंड हिप जॉइंट प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन सारी कंडीशंस के लिए ये पैरा आर्टिकुलर एबनॉर्मलिटीज़ है और इन कंडीशंस के लिए हम MR आर्थ्रोग्राफी या CT आर्थ्रोग्राफी परफॉर्म करते हैं। फिफ्थ नंबर पे अगर आप देखो तो अगर हम आर्थ्रोप्लास्टी कर रहे हैं, ठीक है। आर्थ्रोप्लास्टी का मतलब है कि हम प्रोस्थेसिस लगा रहे हैं। प्रोस्थेसिस का मतलब है आर्टिफिशियल जॉइंट्स, ठीक है। आर्टिफिशियल जॉइंट्स अगर हम लगा रहे हैं तो उनमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले आर्थ्रोप्लास्टी से बिल्कुल बिफोर हम इरिगेशन करते हैं। आपके बुक में एक वर्ड गिवन है इरिगेशन। इरिगेशन हम कहते हैं कि हम जॉइंट को वीव करते हैं या उसको वॉश आउट करते हैं थ्रू सिस आर्थ्रोस्कोप, ठीक है। आर्थ्रोस्कोप के ज़रिए एक हमारे पास एक आर्थ्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ पे एक छोटा सा कैमरा लगा हुआ होता है, हम जॉइंट को देख सकते हैं उसके थ्रू, ठीक है। एक इरिगेशन करते हैं, सेकंड हम एस्पायरेशन करते हैं। एस्पायरेशन मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हम नीडल के ज़रिए क्या करते हैं, फ्लूइड को एस्पायर करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है। हमने ये दो प्रोसीजर कर ली। अब हम आर्थ्रोप्लास्टी पे आते हैं। आर्थ्रोप्लास्टी में हमने प्रोस्थेसिस कर लिया, जो आपके पास है आर्टिफिशियल जॉइंट को हमने प्लेस कर लिया। अब इस आर्थ्रोप्लास्टी के बाद हम आर्थ्रोग्राफी जो है वो परफॉर्म करते हैं। आर्थ्रोग्राफी, अब आर्थ्रोग्राफी में हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट नंबर मिस पोजीशनिंग चेक करते हैं, ठीक है, कि आपके पास जो हमने इंस्ट्रूमेंट लगाया हुआ है उसकी मिस पोजीशनिंग तो कहीं पे नहीं हुई। मिस पोजीशनिंग ऑफ व्हाट, प्रोस्थेसिस, ठीक है। प्रोस्थेसिस हमारे पास क्या है, आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट जो हमने लगाया हुआ है एज ए जॉइंट, ठीक है। सेकंड नंबर हम बोन की या मेटल की, ठीक है, जो हम मेटल लगाते हैं, या बोन की, और जो हमने सीमेंट अगर डाला हुआ है, ठीक है, बेरियम बेस सीमेंट, ठीक है, तो उनके हम क्या चेक करते हैं, उनके इंटरफेसेस चेक करते हैं, ठीक है। इंटरफेसेस मीन कि उनके बॉर्डर्स चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका बोन है और यहाँ पे हमने मेटल लगाया हुआ है, ये एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्प्लेस तो नहीं है, इनके जो है डी अटैचमेंट तो नहीं हुई, इनके ये इंटरफेसेस हम चेक करते हैं थ्रू आर्थ्रोग्राफी। अगर ये डी अटैच है तो पेन क्रिएट हो सकता है, स्वेलिंग क्रिएट हो सकती है, या अनस्टेबिलिटी हो सकती है। एक और टेक्निक भी हम करते हैं जिसको हम बोलते हैं सब्ट्रैक्शन रेडियोग्राफिक टेक्निक, ठीक है। इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, इनकी जो हमारे पास इमेजेस आती हैं ना, उनमें हमारे पास सिर्फ मेटल या सिर्फ हमारे पास सीमेंट जो है वो नज़र आता है, ठीक है। उसके बाद अगर 6 नंबर पे आप जाओ तो 6 नंबर पे हम पेन ब्लॉक के कंडीशन में जाते हैं, ठीक है। पेन ब्लॉक, अब पेन ब्लॉक हमारे पास एक ऐसा मेडिकल प्रोसीजर है जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर ब्लॉकिंग द नर्व, ठीक है। नर्व को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। अब पेन ब्लॉक जो है ना हमारे पास जो होता है रेपोविकेन होता है हमारे पास, ठीक है, या उसके साथ हम स्टीरॉयड भी दे सकते हैं पेशेंट को। अच्छा, ये जो पेन ब्लॉक होता है ना, ये डायग्नोस्टिक भी हमारे पास हो सकता है, ये हम डायग्नोस्टिक भी करते हैं एंड थेराप्यूटिक भी परफॉर्म करते हैं ये प्रोसीजर, ठीक है। डायग्नोस्टिक में जब हम ये पेन ब्लॉक्स दे देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास सोर्स ऑफ पेन जो है ना, सोर्स ऑफ पेन डिटरमाइन हो जाता है। लेकिन अगर थेराप्यूटिक हम कर रहे हैं ना तो हमारे पास पेन रिलीफ हो जाता है, ठीक है। नर्व्स ब्लॉक हो जाते हैं तो पेन हमारे पास रिलीफ हो जाता है, ठीक है। अगर हम MR आर्थ्रोग्राफी कर रहे हैं तो उसमें हम एनेस्थीसिया के साथ साथ जो कॉन्ट्रास्ट है उसके साथ साथ एनेस्थीसिया भी दे सकते हैं। पेन ब्लॉक हमारे पास एज ए एनेस्थीसिया हम देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी एज ए एनेस्थीसिया हमारे पास काम करता है, नर्व्स को जो है वो ब्लॉक करता है। अच्छा, याद रखना है पेन ब्लॉक्स जो है वो हम कम्प्लेक्स पेन में यूज़ करते हैं। कम्प्लेक्स पेन कौन से पेन होते हैं, जिनका कोई काज हमारे पास मालूम ना हो, अननोन काज का हो, ठीक है। तो हम काज को मालूम करने के लिए क्या करते
करते हैं, पेन ब्लॉक्स देते हैं, ठीक है। जो हमने बोला ना कि ये डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के लिए यूज़ होता है, सोर्स ऑफ पेन हम मालूम इससे कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, 0.5 रोपीविकेन देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या करता है, एक तो हमारे पास नम्बनेस क्रिएट कर लेता है, ठीक है, नम्बनेस ऑफ द जॉइंट, ठीक है। और सेकंड नंबर हमारे पास जो है वो पेन सोर्स को डिटरमाइन या आइडेंटिफाई डायग्नोस कर लेता है, ठीक है। तो ये हमारे पास पेन ब्लॉक के कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम जाते हैं आर्थ्रोग्राफी पे। अगर 7 नंबर की हम बात करें ना, तो हम एडहेसिव कैप्सुलाइटिस के लिए, एडहेसिव कैप्सुलाइटिस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये इसको हम फ्रोज़न शोल्डर भी कहते हैं, ठीक है, फ्रोज़न शोल्डर। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एमआरआई या सीटी आर्थ्रोग्राफी परफॉर्म करते हैं। उसके लिए हम डायग्नोस्टिक, ये हमारे पास डायग्नोस्टिक प्रोसीजर भी है, डायग्नोस्टिक हम करते हैं तो हम कंफर्म करना चाहते हैं कि आया एडहेसिव कर्व कैप्सुलाइटिस है भी कि नहीं है, ठीक है। सेकंड नंबर हम थेराप्यूटिक के लिए भी आर्थ्रोग्राफी परफॉर्म कर सकते हैं। थेराप्यूटिक में हम क्या करते हैं, हम एनेस्थीसिया करते हैं प्लस स्टीरॉइड्स, ठीक है, स्टीरॉइड प्लस सेलाइन, ये मिक्स करके हम पेशेंट के जॉइंट में क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। इंजेक्ट करने के बाद हमारे पास एक तो डायग्नोसिस हो जाता है, दूसरा हमारे पास अगर हम थेरेप्यूटिकली कर रहे हैं तो डिस्टेंशन हो जाती है। डिस्टेंशन का मतलब क्या है कि जॉइंट जो है ना हमारे पास स्ट्रिच हो जाता है, ठीक है, जॉइंट कैप्सूल जो है वो स्ट्रिच हो जाता है, ठीक है, उनकी एडहेशन ख़त्म हो जाती है, एडहेशन हमारे पास क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, पेन रिड्यूस हो जाता है, और जो आपके पास मोशन है ना, मोशन या मोबिलिटी जो है ये हमारे पास इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। तो हम एडहेसिव कैप्सुलाइटेड के डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक दोनों में यूज़ कर सकते हैं आर्थ्रोग्राफी को, एमआर या सीटी, ठीक है। उसके बाद अगर 8 नंबर आप देखें तो आपके पास है इंट्रा आर्टिकुलर केमिकल थेरेपी, ठीक है, केमिकल थेरेपी। अब किस तरह हम करते हैं, इनमें हम क्या करते हैं, इंट्रा आर्टिकुलर जो है ना 3 एजेंट्स हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट जो आपके पास है वो है फिब्रोनोलाइटिक एजेंट्स, ठीक है। अब इन एजेंट्स को हम यूज़ करते हैं क्रोनिक रिमेटॉइड आर्थराइटिस में, ठीक है, क्रोनिक रिमेटॉइड आर्थराइटिस में। अब इस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाता है कि जो फिब्रिन होता है ना वो आ जाता है इन द ब्लड, जो ब्लड कंटेंट होता है ना वो आ जाता है, सॉरी, इन द जॉइंट स्पेस, ठीक है, जॉइंट स्पेस में आ जाता है। जॉइंट स्पेस में वहाँ पे आर्थराइटिस कंडीशन में जब जॉइंट स्पेस में ये आ जाता है तो वहाँ पे ये इन्फ्लेमेशन और डिफरेंट कंडीशंस काज करता है, ठीक है। अब क्या करता है कि हम ये फिब्रोनोलाइटिक एजेंट्स जो है ना उस जॉइंट को दे देते हैं जिनमें हमारे पास ये वाली कंडीशन क्रिएट हो गई है। वहाँ पे क्या होता है कि ये जो फिब्रोनोलाइटिक एजेंट्स है ये फिब्रिन को डिपॉजिट कर लेते हैं, ठीक है, डिपॉजिट कर लेते हैं इन द जॉइंट स्पेस, ठीक है, जॉइंट की जो टिश्यूज़ होती हैं उन पे ये डिपॉजिट कर लेते हैं। तो इन्फ्लेमेशन हमारे पास क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो जाता है, पेन भी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। सेकंड नंबर जो एजेंट्स हम यूज़ करते हैं इन आर्थ्रोग्राफी वो है हाइयालुरोनिक एसिड, ठीक है। अब ये एसिड हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये हम मोस्टली लुब्रिकेशन के केस, अगर लुब्रिकेशन ख़त्म हो गई है तो हम उस केस में यूज़ करते हैं, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कंडीशन के लिए हम ये यूज़ करते हैं। ये जो हाइयालुरोनिक एसिड है इसको हम इन दिस केस कहते हैं कि हमारे पास क्या है, विस्को सप्लीमेंटेशंस भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब ये हाइयालुरोनिक एसिड इन केस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस हम यूज़ करते हैं तो जॉइंट लुब्रिकेशन जो है, जो जॉइंट लुब्रिकेशन हमारे पास लॉस हुई थी वो रिस्टोर हो जाती है, ठीक है, वो रिस्टोर हो जाती है, इन्फ्लेमेशन और पेन जो है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। थर्ड नंबर जो एजेंट हम यूज़ करते हैं वो है रेडियो एक्टिव साइनोविक्टोमी हम करते हैं, साइनोविक्टोमी। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस में हम ये ट्रियम 90 भी यूज़ कर सकते हैं, रीनियम 186 भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वाले एजेंट्स हम क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं टू द जॉइंट स्पेस, ठीक है, जॉइंट स्पेस में इंजेक्ट कर देते हैं, और जॉइंट स्पेस में ये हमारे पास क्या करते हैं, रेडिएशन इमिट करते हैं। उन रेडिएशन से क्या हो जाता है कि साइनोवियल फ्लूइड
साइनोवियल फ्लूइड जो है वो रिड्यूस होगा। किस तरह रिड्यूस होगा? श्रिंक होगा। श्रिंक होगा तो वो खुद ब खुद रिड्यूस हो जाएगा, स्टिफनेस रिड्यूस हो जाएगी और जो इन्फ्लेमेशन या पेन है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो ये 3 किस्म के एजेंट हैं जो हम इंट्रा आर्टिकुलर केमिकल थेरेपी में यूज़ करते हैं, या अगर इंट्रा आर्टिकुलर कोई एबनॉर्मलिटी हमारे पास है तो थेरेप्यूटिकली ये केमिकल जो है हम इंजेक्ट करते हैं पेशेंट को। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा ऑन द कॉन्ट्रास्ट मीडिया ऑफ MR आर्थ्रोग्राफी एंड CT आर्थ्रोग्राफी इंशाल्लाह। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।